बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाजरीन, आज की बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो किसी और काम के थे, उनका काम कुछ और है। लेकिन शहजाद अकबर साहब के मुस्ताफ़ी होने पर अपोजिशन राय मुख्तलिफ रखती है। अपोजिशन का मौक़िफ़ यह है कि एहतसाब का नारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दौरे हुकूमत में लगाया था वो पिट चुका है, उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है। शहजाद अकबर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर को आगे लेकर चलने वाले थे और एहतसाब के मामले में वो की रोल अदा कर रहे थे और उनकी अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म ने बड़ी सोच समझ कर की थी। बहुत सी चीज़ों का वो पैगाम भी एक दूसरे तक पहुंचाते थे और बहुत से मुकद्दमात के हवाले से वो उसकी तकलीद भी करते थे। वज़ीर आज़म ने बेशतर मौक़ों पर उनसे कुछ चीज़ें भी तलब की, कुछ शवाहिद तलब किए और इत्तलात ये हैं कि बेशतर केसेस के ऊपर उनकी पेश की गई जो शवाहिद थे वो और हकायक कुछ मुख्तलिफ थे। वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का भी इजहार किया था, इसी वजह से वो मुस्ताफ़ी हुआ है। अब इसके बीच कहानी क्या है, नए नामों पे जो गौर हो रहा है वो नाम कौन से होंगे? एहतसाब का नारा पिटा है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर में तब्दीली कर ली है? राना साहब से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे के मामले को आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपकी राय लूँ उससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जो आज गुफ्तगू की है वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लेते हैं ताकि कहानी का हमें रुख का पता चल सके। नाज़रीन, पहले मुलाहिज़ा कीजिए। शहबाज शरीफ का मुकदमा हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए और इसी तरह से जो जरदारी एंड कंपनी ने जो पैसे लूटे हुए हैं, इस मुल्क के लोगों का ये हक है कि वो देख सकें कि इल्जामात हैं इन लोगों के ऊपर वो सच्चे हैं या नहीं। अगर गलत है तो बरी कर दे, खत्म हुई बात। लोग तंग पड़ गए हैं। कल जो वज़ीर आज़म साहब ने भी जो बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, 3.5 साल हो गए हैं, इनसे रिकवरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहिबान से कि ये बरह रास्त केस दिखाएं और डे टू डे चलाएं। अगर इन्होंने पैसे नहीं लूटे तो सही है, और अगर लूटे तो इनको सजा हो, इनके पैसा वापस आए, इनके बाप के पैसे थोड़ी हैं। राना साहब, फवाद चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। शहजाद अकबर साहब ही इन केसेस की पैरवी कर रहे थे, वही हुकूमत इन केसेस के हवाले से आइंदा का लाहेमल भी बता रहे थे। अब फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू देख के लगता है कि वो अपने काम में नाकाम रहे, जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक बात तो है, अगर वो कामयाब होते अपने काम में तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आज सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होती। मेरे पास इतलात ये है कि जो काम शहजाद अकबर साहब के ज़ुम्मा लगाए गए थे, उन कामों के हवाले से पिछले 4 माह से बाकायदा, मैं पिछले 4 माह आपको बता रहा हूँ, ये बहुत से मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन, नहीं, पिछले 4 माह से बाकायदा इस पर काम हो रहा था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो चूँकि ये नारा लगा के आए थे कि हम एहतसाब के मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और नज़र ये आ रहा था मुख्तलिफ़ जगहों पे कि बहुत से ऐसे केसेस जिनमें ये साबित हो गया कि टीटी मौजूद हैं, जिनमें साबित हो गया कि एक आम से आदमी के अकाउंट में पैसे किस तरह आए जो शायद 5 रुपये ना कमा, जिसके अकाउंट में उस पर 5 करोड़ किस तरह आ गए, अरबों रुपये किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई। यानी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी रिकवरी क्यों नहीं हो रही थी? सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अदालतों से रिलीफ क्यों मिल रहा था? सब चीज़ें होने के बावजूद भी खराबियाँ कहाँ पैदा हो रही थी? प्रोसिक्यूशन कहाँ पे गलत था? प्रोसिक्यूशन से हट के मुख्तलिफ चीज़ें कहाँ पे गलत थी? ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी। मेरे पास इतला यह है कि उन 4 माह में वज़ीर आज़म हाउस इंतहाई मुतहरिक थे और वज़ीर आज़म हर सूरत में एहतसाब चाहते थे और एहतसाब का जो नारा था उसे पूरा करना चाहते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी कई मीटिंग्स में हुआ था कि अगर कोई बेगुनाह है तो भाई हमें उससे कोई अर्ज नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए। अगर गुनाहगार है और साबित हो रहा है तो फिर क्यों छूट रहा है वो, फिर क्यों नहीं रिकवरी हो रही? इस सिमन में नहीं सर, मैं आपको बता दूं, मारूफ तरीन वकला से भी मुलाकातें हुई, बेहतरीन वकला से मुलाकातें हुई, जिसमें लाहौर के 4 वकील भी शामिल थे, दूसरे शहरों से भी वकला जो बड़े मारूफ थे, जो अवामी इश्यूज़ पे खेलते थे, अवामी इश्यूज़ पे अदालतों में जाते थे, उनसे भी मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों में बाकायदा इन केसेस के हवाले से सामने रखा गया तो अक्सरियती जो तादाद है उसने ये राय दी कि जनाब केस ठीक है, सही, आप इसको आपकी टीम ठीक तरीके से चला नहीं सकी,
आपकी टीम जो है वो ठीक तरीके से इस पर खेल नहीं सकी। आपकी टीम के ये यहाँ पे गलत था कि एक बेहतरीन केस, लेकिन यहाँ पे आके आपके लोगों ने नाहली दिखाई, यहाँ पे आके ख़राबी पैदा की, जिससे फ़लाँ शख्स को फ़लाँ जगह से रिलीफ मिला। अच्छा, ये एक शख्स नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये बहुत से अच्छे जो थे वकला, सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट के, उनसे राय ली गई। अच्छा, उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन को देखा गया। फिर ये देखा गया कि जनाब, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ आज के प्रोग्राम में, कि कुछ अफसरान के हवाले से, या सर इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसरान के हवाले से भी राय ली गई। तो पता चला कि उन अफसरान में से बहुत से ऐसे हैं जो अपनी मर्जी या मेरिट कर ही नहीं सकते, उन्हें जो हदायत मिलती है उसके मुताबिक करते हैं, और उनको अभी इतनी इजाज़त नहीं है, और वो हदायत किसी और जगह से नहीं थी, वो भी इसी शोबे से मिलती थी। मैंने कहा जनाब, अगर आप उनको थोड़ा सा पुश करें और उन्हें कि मेरिट पे करना और पकड़ लो, किसी को रियायत ना दे, तो उसने कहा जी बहुत कुछ निकल आएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी आई सामने कि जिसमें यह साबित हुआ कि बहुत से लोगों को रियायत भी मिल जाती थी। बहुत से केसेस में बहुत से ऐसे लोग तैनात थे प्रोसिक्यूशन में मुख्तलिफ जगहों पे कि जो उस मेरिट पे आते भी नहीं थे और जिनके किसी और से रवाबत थे। आपको पता है ना, आज चौधरी शजाद हुसैन का आपने पढ़ा बयान? जी जी जी, बड़ा सख्त बयान, बड़ा सख्त है। उसमें उसने बहुत सी चीजें, आपको बोलने नहीं देता थे, गूंगे बह रहे हैं, बाकी मुशीर जिन पे आप इतने प्रोटोकॉल्स भी खर्च करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, उनके मुंह में जबान नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा आपको जो गलत गाइड भी करते हैं, हाँ जी, जो आपको गलत लेकर भी चलते हैं, ये चौधरी शजाद, उन्होंने तो वजीर आजम की गुफ्तगू के ऊपर भी बेशुमार सवाल किए हैं, जो उन्होंने कहा है कि आप कहते हैं मैं खतरनाक हो जाऊंगा, ये क्या है? चौधरी शजाद हुसैन साहब बहुत कम बोलते हैं, और जब चौधरी शजाद हुसैन या परवेज़ लाई मशवरा देते हैं तो वो बिल्कुल मेरिट पे मशवरा देते हैं, या सर। और वो कभी ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ब्लैक मेलिंग है। वो खुल के बात करते हैं कि जनाब यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे ठीक हो जाए, यानी वो आपको आईना दिखाते हैं कि जनाब आपकी बेहतरी के लिए ये है, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी बेहतरी होगी तो हमारी बेहतरी है, इनकी बुराई होगी तो हम भी उसमें डूबेंगे, उस कश्ती में हम सब सवार हैं। ये चौधरी बरादरान की ये क्वालिटी है, परवेज़ लाई की और चौधरी शजाद हुसैन की करते। या सर, अब शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा बहुत पहले हो जाना था, इस्तीफ़ा लिया गया। मैं आपको ये जो मीटिंग्स हैं, इन मीटिंग्स में जाने वाले चंद लोगों से मेरी भी बात हुई, आपके मेरे हम सब के वो जानने वाले भी हैं, प्रोग्राम्स में भी आते हैं। मैंने उनसे उन्होंने कहा जी हमें बुलाया गया, हमें ये ज़िम्मेदारी देने की गई, बात की गई है, क्या हमें ले लेनी चाहिए? मैं कहा ये आपका फ़ैसला, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप अपने बेहतर मुस्तकबिल के मुताबिक देखें, आप कानून और आइन के मुताबिक क्या हो सकता है। उसमें उन्होंने सारी डिटेल डिस्कस की कि ये है, ये कानून इस तरह है, ये कानून इस तरह है, ये कानून इस तरह है, ये केस इस तरह है। अब ये केस इस नहज पे पहुंच गया है कि हम इसे सही करना चाहें तो बड़ा टाइम चाहिए, उतनी देर में दौरे हुकूमत खत्म हो सकता है। अब तीन चीज़ें तो वज़ीर आज़म साहब को क्लियर हो गई थी, बिल्कुल क्लियर, कि सबूत मौजूद हैं कि इतने पैसे, इस तरह करप्शन हुई है, सबूत मौजूद हैं कि इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर क्यों नहीं आगे, क्यों नहीं परसू हो रहा, आगे उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा, तारीख पे तारीख क्यों मिलती जा रही है, आखिरकार प्रोसिक्यूशन क्यों जानबूझ के जान छुड़ाना चाहता है, प्रोसिक्यूशन इससे क्यों भाग रहा है, क्या उसके पास दलाइल नहीं है? अगर सबूत मौजूद है तो दलाइल क्यों नहीं है? तो यासर इन सारी चीज़ों के बाद वज़ीर आज़म साहब ने बड़े किया, फिर एक थिंक टैंक जो है उस पर इनकी बात हुई, इसके अंदर बात, जब उसके अंदर सारी चीज़ें देखी, जब टाइम थोड़ा रह गया है, लोग सवाल करते हैं कि आप सब केस बनाते हैं, आगे होता कुछ नहीं। जिसके बाद अब ये फ़ैसला हुआ है और इस फैसले के बाद उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, लेकिन शहजाद अकबर पार्टी में रहेंगे, अहम जगह पे रहेंगे। अगर कोई ये कहे कि वो अब बाहर निकल, अच्छा आपको ये भी बता दूँ, आज दो सियासी जमातों के लोगों अफराद ने, अहम अफराद ने शहजाद अकबर साहब से रब्ते की कोशिश भी की, और ऐसे के नाम से वो रब्ता करते हैं कि ऐसे से रब्ता करो, SA से, अच्छा SA से रब्ता करेंगे। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी रब्ता करके उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आके कि जनाब मुझे कहा जाता था कि जनाब आप इनके खिलाफ ऐसे ऐसे केस बनाएं। कोशिश बड़ी हुई लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई। दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं। अच्छा, आज एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है वो आपको मालूम?
एहसन इकबाल साहब कहते हैं एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि वो कमाल के वैसे कहते हैं। एक तो बात ये हो गई कि अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तो एक तो पैगाम ये पहुंचा कि जो एहतसाब का नारा था उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है। दूसरा, उन्होंने एक खदशे का इजहार भी किया है। उनका ये मानना है कि हो सकता है यहाँ से इस्तीफा ले लिया हो और आइंदा चेयरमैन नैब इनको बनाना हो। शायद देखिए कोई पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है ना, ये क्यों नहीं सियासी जमातें कहती ये सवाल परसों होगा, कल भी नहीं होगा, परसों होगा, और हुकूमती अफराद की तरफ से होगा, बड़ा तगड़ा सवाल होगा कि ये क्यों नहीं कहते जनाब कि ठीक है ये तो हो गए नाकाम एहतसाब के अमल में, ये जो आप पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, ये जो इन अकाउंट पे पैसे गए हैं, ये जो इस तरह टीटी हुई है, ये कहाँ पे है, उसको गलत साबित करें। वो तो किसने साबित करना है गलत, जिस पे इल्ज़ाम लगा उसने गलत साबित करना है ना, ये भी नहीं हो रहा, वो भी गलत साबित नहीं कर रहे, वो जो दुरुस्त है वो भी उसको सजा नहीं दिला रहे। तो एक चीज़ तो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो एहतसाब के अमल पे यकीन रखती है। फिर इस पे अप्रिशिएट क्या नाम है, वजीर दाखिला को भी करना चाहिए। वो भी कहते हैं कि ना आप हमारा कुछ बिगाड़ सके ना हम आपका कुछ बिगाड़ सके। वो इसलिए कह रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ ना, 4 माह से ये सब कुछ चल रहा था, तो वजीर दाखिला बड़ी अहम पोस्ट पे है, बड़े अहम जिम्मेदारी है उनके पास, बड़ी अहम वजारत है उनके पास, और बड़े करीब तरीन है वो वज़ीर आज़म साहब के, तो उनको भी इस बात का इल्म था, और भी बहुत से लोगों का इल्म था। 2 से 3 महकमों के अहम तरीन अफराद के तबादले भी होने वाले हैं। या सर चलें, ये मैं अच्छा, आपने तबादलों की बात कर दी है तो फिर इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी है। बहुत से तज्जियाकारों की और सियासतदानों की यह राय है कि एक नाम आज तब्दील नहीं हुआ, इसके बाद कुछ और भी अहम नाम हैं, वो मुआविन खुसूसी भी हो सकते हैं, मुशीर भी हो सकते हैं, वो भी तब्दील होने जा रहे हैं। इसमें कोई हकीकत है कि टीम तब्दील? आज की बात कर रहे हैं, ज़रा आप ज़रा निकाल के देख लें ज़रा अपने ही प्रोग्राम्स। मैंने कहा था कि चले, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हवा चल पड़ी आज से? कुछ सरकारी अफराद जाएंगे, अच्छा, कुछ सरकारी अफराद, और कुछ ऐसे लोग जाएंगे, अब एहतसाब का अमल अपने से शुरू होगा, कुछ ऐसे लोग जाएंगे जो काम नहीं कर रहे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो 2 सरकारी मैं कह रहा हूँ वो अहम ज़िम्मेदार हैं, जिनके महकमे तब्दील कर दिए जाएंगे, जिनको उनके महकमों से हटा दिया जाएगा। ये आपको आइंदा 24 से 48 घंटों में तब्दीलियां तो 3-3.5 ये ब्यूरोक्रेसी नहीं, हाल उसे ब्यूरोक्रेसी ना कहें। देखें, वो जो बाकी ब्यूरोक्रेट तब्दील होते थे ना, उनके मामले और थे, ये जो तब्दील होंगे इनके मामला तो और होंगे, और जब वो तब्दीलियाँ होंगी तो आप खुद परेशान होंगे कि ये कहाँ से हो रही है। चले ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। और ये जो शहजाद अकबर साहब वाली बात है, शहजाद अकबर साहब हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल नहीं आएंगे, अपोजिशन की वो जो प्लानिंग है वो नाकाम हो गई है। दूसरी मैं आपको बड़ा क्लियर और वाज़े कह दूँ कि या सर ये 4 माह पहले से काम शुरू था, सही, और वज़ीर आज़म साहब ने यह फैसला बड़ी सोच समझ के और बहुत सी चीज़ों को सामने रख के लिया है, और बहुत सी अहम सी ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ीर आज़म चले। राणा साहब, इससे रिलेटेड एक आखिरी सवाल, शहजाद अकबर साहब के मामले को लेकर, शहजाद अकबर साहब की सीट को लेकर, उनके काम को लेकर अपोजिशन बड़ी मुश्किल में थी पिछले कुछ अरसे में, और अपोजिशन के एक बड़े झुंड ने यह भी कोशिश की थी कि इन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन से प्रेशर कुछ कम हुआ है? देखें, ये अपोजिशन से प्रेशर बिल्कुल कुछ कम हुआ है, लेकिन कुछ वक्त के लिए। अच्छा, अपोजिशन पे आप सुनने जाते हैं तो अपोजिशन पे एक बड़ा प्रेशर आने वाला है, और जो नाम अब आने वाला है शायद वो अपोजिशन से बर्दाश्त ना हो सके। अच्छा, जिस नए नाम पे गौर किया जा रहा है, ये जो 2-3 नाम है उसमें से एक का पिक एंड चूज वाला जो मामला होगा, अगर वो उसका इंतखाब हो गया तो फिर मुश्किल पड़ सकती है ऑपोजिशन को। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वज़ीर की कल की होने वाली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकला तो खतरनाक हो जाऊंगा, अगर मैं सड़कों पर आया तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। उनका यह भी मानना है कि मैं अपोजिशन लीडर को तो अपोजिशन लीडर मानता ही नहीं हूँ, वो तो एक बहुत बड़ा रुतबा होता है, और मौजूदा अपोजिशन के ऊपर चोरी के मुकदमात हैं, और वो अपने मुकदमात में खुद को जो सच भी साबित नहीं कर सका, ना ही हम उसे झूठा साबित कर सके। एहतसाब के अमल के ऊपर भी उन्होंने गिले किए हैं कि हमारा एहतसाब का अमल जो है वो काफ़ी फुकदान के बायस, बहुत से लूप होल्स के बायस आगे नहीं बढ़ सका। हम इस्लाहात तो करना चाहते थे लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन वज़ीर आज़म की इस धमकी को अपोजिशन ने किसी और नज़रिए से लिया है। अपोजिशन का मानना यह है कि अगर ये सड़कों पर आएंगे तो फिर जवाब हमें नहीं, आवाम आपको सही तरीके से जवाब देगी। अगर आपने सड़कों पर आने का सोचा तो ये आपकी सिर्फ गीदड़ भभकी है, वो पुराना दौर गुजर चुका है। हकीकत इसमें क्या है? राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, वज़ीर आज़म के सख्त अल्फाज से अपोजिशन परेशान है, वज़ीर आज़म खुद परेशान है, या कोई और परेशान? अच्छा, मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं, अपोजिशन ने कल से सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। अच्छा, अपोजिशन ने यह नहीं कहा कि वज़ीर आज़म ने यह बयान हमारे खिलाफ दिया या हमारे मुतल्लिक दिया, पूरा बयान तो उन्होंने चलाया ही नहीं सोशल मीडिया पे ना।
उन्होंने कहा जनाब ये तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ऐसी बात ही कोई नहीं है। आप पूरा उनका बयान सुन लें, पूरी उनकी गुफ्तगू सुन लें, उसमें किसी और तरफ इशारा नहीं है, इशारा ही सीधा अपोजिशन की तरफ है। अब जहां पे अपोजिशन समझती है कि इशारा है, और ये मैं आपको मुसद्दका बता रहा हूं कि वहां मामला तो बेहतरीन चल रहे हैं, बेहतरीन। या सर ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं, वहां मामला बेहतरीन चल रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने वो इशारा दिया है जो 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी ने कहा था जी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 दिन पहले कहा था आप सिंध से पंजाब की तरफ से आए, हम यहां से सिंध की तरफ जाएंगे, याद यही बात कही थी। अब वज़ीर आज़म साहब ने ज़रा थोड़ा सा जोश खताबत में ये कह दिया कि आपको मैं देख रहा हूं, मैं मजबूर हूं कि हुकूमत में हूं। जो हुकूमत में होता है ना उसको मजबूरी तो होती है। उसने कहा मैं मजबूर, मतलब मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, हंसता हूं कि आप मेरे खिलाफ ये बातें करते हैं, कभी हर 4 माह बाद एक प्रोटेस्ट का करते हैं, जब मैं निकलूंगा। अच्छा, वो मैं निकलने का मतलब यही है कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं 126 दिन धरना दे सकता हूं, अगर मैं अकेला भी निकलता हूं, मैं पूरी टीम लेके भी निकलता हूं और मैं प्रोटेस्ट करूंगा, तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, ये अपोजिशन, हुकूमत वर्सेस अपोजिशन एक बयान है जिस पे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया कि मुझे ये मत सोचें कि हुकूमत, आप मुझे हुकूमत से निकाल लेंगे, मैक्सिमम क्या होगा कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद या कोई चीज़ ले आएंगे। एक तो वो होने, दूसरा उन्होंने साथ जो बात की है कि अगले 5 साल भी मेरे हैं। अच्छा, उसमें कोई गौर नहीं करता कि अगले 5 साल भी मेरे हैं। भाई, वज़ीर आज़म की इदारों से टकराव की बात बिल्कुल झूठ है। अदारों के साथ उनके और अदारों के उनके साथ बेहतरीन तल्लुकात है। एक बात तो आप ये ज़हन नशीन कर लें। दूसरा, अपोजिशन जो चाहती थी, अपोजिशन एक और काम कर रही थी। अपोजिशन कुछ जगहों पे राब्ते करके कोशिश कर रही थी और ये यकीन दहानी लेना चाह रही थी कि जनाब हम आपसे तावन के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम उसमें जनाब वोट करने के लिए भी तैयार हैं, आप हमारा इसमें साथ दें। उनको वहाँ से भी इनकार हो गया। मैं जहाँ जो बात कर रहा हूँ, जो समझने वाले वो समझ जाएंगे, उन्हें वहाँ से भी इनकार हो गया। अब इमरान खान का, एक शख्स का जिसके खिलाफ पूरी अपोजिशन खड़ी हो यासर, और डट के खड़ी हो, उसके खिलाफ हर रोज़ बातें हो रही हो, और वो उसके बावजूद ये ललकारे, तो ये एक ज़रूर एक उसके पास कुछ ना कुछ तो है ना। ये नहीं है कि उसके पास नहीं है, कुछ है। जब किसी के पास कुछ होता है और वो इस तरह ललकारता है तो कोई बात पीछे ज़रूर करी होती है। मेरे पास भी इतला ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म जो है, तो वो हुक्म का इक्का है क्या? हुक्म का इक्का जो है बस वो चलें। ये जो KPK का इलेक्शन है ना और पंजाब का इलेक्शन, इसके बाद बहुत से लोगों की हवाएं निकल जाएंगी। यानी इसका नतीजा बता देगा फिर अपोजिशन? मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों की निकल जाएंगे। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक स्टोरी 2 मिनट में। इमरान खान जो है ना वज़ीर आज़म, ये इसलिए मुतमिन है कि इनके जो मुखालफ हैं ना यासर, जितने इनके मुखालफ हैं वो सारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। वो एक छोटा सा लतीफ़ा मैं आपको सुना देता हूँ। 5 भाई थे ना, 5 भाइयों ने मिलकर पैसे डाले और मारों ने 5 ने एक गाड़ी ले ली, और रोज़ाना सुबह 5 निकलते थे गाड़ी में और रात को वापस आ जाते थे। सोचते थे हमें कहा कोई नहीं मिलता। एक दिन एक ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा भाईजान सुबह निकलते हैं टैक्सी में, रात को वापस आ जाते हैं, कोई मिलता नहीं सवारी। उन्होंने कहा मिले किस तरह, और तुम 5 तो उसमें बैठे होते हो, वो खाली होगी तो मिलेगी ना। तो ये अपोजिशन का यही हिसाब है, 5 अगर इकट्ठी बड़े लीडर है तो 5 वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, तो फिर मुझे बताओ हुकूमत किसको मिलेगी? फिर आप मईशत का हाल भी देख लें। जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, फिर मैं भी एक मीम सुना देता हूँ। अब एक प्लेट के अंदर अंडा पड़ा है और उसके ना इतराफ में काली मिर्च बहुत ज़्यादा गिर गई है। अब वो वैक्यूम की मदद से काली मिर्च निकाली जा रही है। अब वो करते करते वो अंडा भी मशीन जो है ना सक कर लेती है। तो ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है कि करप्शन का खात्मा करते करते मईशत भी खा गई है। अब उस पर फिर क्या करेंगे? देखें जी, ये मुझे एक बात बता दें, मैं फिर बात करूंगा तो अक्सर लोग कहते हैं जी आप क्यों इतनी फेवर करते हैं। मैं फेवर की बात नहीं कर रहा। आज किसान क्यों खुशहाल है? किसान तो बहुत खुशहाल है। किसान तो 200% से ज़ायद कमा रहा है। एक शख्स ऐसा, एक तबका ऐसा है जो तनख्वाहदार तबका, सरकारी हो प्राइवेट हो। चले मैं आपको ये बड़ी खबर दे दूं, आज कुछ तो फवाद साहब ने इशारा दे दिया ना, और कुछ मैं आपको बता दूं कि सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पे, प्राइवेट वो जो बड़े इदारे थे उनको पाबंद किया जा रहा है कि आप सैलरी में इजाफा करें। उसकी वजह से उनको उसके मुतबादल हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है, इस पे काम शुरू हो चुका है और ये मार्च से पहले हो जाएगा। या सर, ये फरवरी के महीने में हो जाएगा।
और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा और एक बड़ा रिलीफ, ये भी चले होने जा रहा है। देखते हैं कि जिंदगी कब तक सहल होती है इन दावों के बावजूद भी, लेकिन हम बेहतरी की उम्मीद ही रख सकते हैं और बेहतरी की जानिब अपना कदम हम बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत भी उसके साथ हो, अपोजिशन भी साथ हो, माहौल साजगार हो तो बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सकता है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे बात को मजीद तूल देंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी ही नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी की तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है पार्टी तर्जुमानों को कि आप अवाम में जाएं और अवाम को बताएं कि मईशत किस तरीके से बेहतर हो रही है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत की किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप अपोजिशन की जो करप्शन है उसको भी अवाम में बेनकाब करें कि ये किस तरीके का दिवालिया मुल्क छोड़ के गए थे और हमने किस तरीके से बचाया है। अब हुकूमती इस मौके पर अपोजिशन की राय लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आपने कल भी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने ये कहा कि आप सड़कों पे आने की धमकी देते हैं, मैं अगर सड़कों पे आ गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इक़्तिदार से बाहर आया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। अब इस तरह की धमकी अपोजिशन किस नज़र से देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ही की आप खबरें देख लीजिए कि ये FIA जो है, जो फेडरल इदारा है, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। जो नेशनल बैंक ने कोई 56 अरब रुपए, नेशनल बैंक और दूसरे बैंकों ने 56 अरब रुपए की जो LC फेक LC खुलवाई और उन लोगों ने जो आज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को बुक किया है उन्होंने, और 56 अरब रुपए का LC खुली है, माल नहीं था, और उसके बाद वो ओवर इनवाइस होके पैसा बाहर चला गया। ये पाकिस्तान की ये खुद फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी सिंध कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख। लेकिन शेख साहब, उसमें हेस्कोल के चेयरमैन गिरफ्तार भी तो हो चुके हैं ना, दूसरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारी तो किस हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? कौन एक नए लोग हैं जिनको मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज से 34 साल पहले प्रेसिडेंट था। हम लोगों ने इन लोगों के नाम, शेख साहब, क्या आप हमें तो नहीं देता नेशनल बैंक 1 अरब रुपए। शेख साहब, आपने खुद कहा कि इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, फ्रॉड की FIR भी दर्ज हो गई और फ्रॉड के कुछ बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो क्या ये क्रेडिट नहीं है? नहीं तो इतना बड़ा फ्रॉड माजी में, आप मुझे माजी में एक मिसाल बता दें जब इतने बड़े फ्रॉड के किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया हो। ओ भाई, गिरफ्तार करने से क्या होगा? गिरफ्तार करने से 56 अरब रुपए क्या हो गया आपको राणा जी? हमें जिंदगी ने नहीं सोचा नहीं है कि हमें 1 अरब रुपया भी कोई बैंक दे दे। ये नेशनल बैंक को कोई पूछने, मैंने अपने दौर में भी जब मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था तब भी जो बांग्लादेश का स्कैम हुआ था नेशनल बैंक का। अच्छा, आज उसके अलावा ये एक और खबर है, आपने तो आज की खबरें नहीं देखी ना। आज की दूसरी खबर ये है कि FTA जो अलाउ किया है तेल पे, ऑयल पे, ये 2020 जनवरी से FTA का मतलब ये होता है कि फ्री ट्रेड जो है वो अलाउ की है, उस पे ड्यूटी भी नहीं है। और आप बताइए ना कि वही कमोडिटी आइटम्स की प्राइसेस होती है, अब बजाय कि आप मिडिल ईस्ट से जो भाव ले, आपने महंगा चीन से ले लिया और ड्यूटी में अरबों रुपए का नुकसान हो गया। तो ये मैं खबरें बता रहा हूँ। उसके बाद गैस पूरे मुल्क में नहीं है, पूरी इंडस्ट्री गैस के बगैर है। अब बताइए कि ये एक तरफ, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की बातें, वो कहते हैं बाहर निकलूंगा तो खतरनाक हो जाएगा। वो भाई, मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ कि आए हैं, बाहर निकल के हमारे इलाकों में आए, मेरे ही शहर में आ जाए, मैं इनको दाद दूंगा। अगर बाहर क्या निकलना, ऐसे वजीर आज़म शेख साहब, आपका इन्विटेशन 3.5 साल से नहीं माना उन्होंने, वो तो आपके ऑपोजिशन लीडर को ऑपोजिशन लीडर नहीं मानते। वो तो किसी को भी नहीं मानते, लेकिन मैं मुल्क की, देखिए मुझे इमरान खान साहब से या पॉलिटिक्स से इतना नहीं है, जो मैं अपना मुल्क देख रहा हूँ बिगड़ता हुआ। जिस तरह मैंने ये स्टेट बैंक के गवर्नर को जो पावरें दी गई हैं, मैंने फाइनेंस कमेटी में ये कहा, ये बात की है कि आप एक ही आदमी को ये भी पता हो कि कितना करेंसी ने चेंज होना है और उसको ये भी पता हो कि कितना पॉलिसी रेट है। तो जो कुछ हुआ, पहले 600 अरब रुपए को $4 बिलियन का हार्ट मनी आई, वो 13% में डॉलर में लेके चले। अच्छा शेख साहब, शहजाद अकबर के इस्तीफे को आप अपनी फतह करार देते हैं या हुकूमत की कोई नई हिकमत अमली करार देते हैं?
अहमद जवाद जो है वो चले गए, शहजाद अकबर आज इस्तीफा दे गए। ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? इससे पहले हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर से चले गए। हमारा और आपका मुल्क, हमने यही रहना है। अच्छा मुझे बताएं, शहजाद अकबर के इस्तीफे से आप खुश नहीं हैं? मैं खुश क्या, शहजाद अकबर ने जो कुछ करना था वो कर लिया। अब वो इस्तीफा दे के कहाँ यहाँ रहेंगे या बाहर चले जाएंगे? ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। जो भी आप तो कहते हैं वो 3.5 साल में आपका कुछ नहीं कर सके, या कुछ भी नहीं कर सके, क्या कर सके? और लगे हुए जो कुछ उनका मैंने भी तो यही बात की है कि कुछ नहीं कर सके वो, तो फिर उनका जाना ना जाना वो तो ज्यादा कोई बात बनती नहीं है फिर उस पे तो नहीं। अब तो जब वो जाएंगे तो पता लगेगा ना कि क्या क्या उन्होंने स्कीमें की और क्या क्या उन्होंने जेली सारी कार्रवाइयां की। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये खुद इमरान खान। अच्छा चले हम आप ही से सुन लेते हैं, आप सीनियर तरीन सियासतदान हैं और बड़ी कमेटियों में रहते हैं, कौन कौन सी ऐसी जालसाजी उन्होंने की है जिसे सामने आना चाहिए ताकि अवाम भी जान सके? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो सारी जालसाजियां जो हो रही हैं, देखिए ना आपके सामने जो शुगर का माफिया उन्होंने पकड़ना था, उसके बाद जो अभी आप देख रहे हैं फर्टिलाइजर वो नहीं मिल रहा लोगों को। अब क्या मैं आपको देखिए ना, कोई बाहर से आने वाली चीजों की महंगाई तो चलो अच्छा ने शेख साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, एक सवाल का, फिर आपको आगे भी चलने इसमें। ये जो उन्होंने कुछ जो इल्ज़ामात लगाए शहबाज शरीफ साहब पर, कुछ ऐसे बैंक अकाउंट जिसमें पैसे ट्रांसफ़र हुए, साबित हो गया उन अकाउंट्स में सारा कुछ था, वो भी फ्रॉड है? नहीं, उस वक्त देखिए हमने खुद जो फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन बनाए हुए थे ना, उस वक्त ये जो बात करते हैं खुद हमने इजाजत दी हुई थी कि जितना मर्जी आप बाहर से पैसा लाएं उसको वाइट करवा देंगे और उस पर टैक्स भी नहीं सर, बाहर से पैसा ला के अपने मुलाजमीन के अकाउंट में जमा करा दें, ये भी इजाजत दी थी अकाउंट में। मेरी बात सुनिए ना, अगर कानून के, मैं तो आपको कानून जो मैं समझता हूँ बता रहा हूँ कि किसी भी नाम से आप बाहर से पैसा किसी के भी कोई भी मंगाए कि आप, हमने खुद इजाजत दी हुई है ना। ये यानी उस वक्त कानून में इजाजत थी इसलिए पैसा इस तरीके से मंगवाया गया और बाहर भिजवाया गया, कानून इजाजत देता था तो फिर एक बंदे ने नहीं मंगाया। यानी कुली तौर पे सबके लिए इजाजत थी, जब सब मंगवा रहे थे तो वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने मंगवा लिया तो कौन सा बड़ा तूफान आ गया। यही मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इसी हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जो हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जंग जारी है, हुकूमत क्या वाकई फेल हो चुकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें मंजूर चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे मजीद राय लेते हैं। चौधरी साहब, इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्च का ऐलान कर रखा है, हुकूमत कहती है आप मार्च करें हम भी मार्च करेंगे, तो फिर ये समझें कि बेहतरी कोई नहीं है, अब सिर्फ मार्च ही देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप इसको समझते हैं कि महंगाई की जो रफ्तार है उसको जारी रहना चाहिए, खारजा पॉलिसी की जो बर्बादी है उसको जारी रहना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर की तबाही को जारी रहना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती हुई सूरत हाल को मजीद बिगड़ना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल आपका सवाल दुरुस्त साबित है। तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो साहब, आज एक बड़ी खबर कि इस्तीफा शहजाद अकबर का, एहसन इकबाल साहब कहते हैं हमें हदशा है कि उन्हें चेयरमैन नैब ना लगा दिया जाए, कोई और ऐसी जिम्मेदारी ना दे दी जाए। आप एहसन इकबाल साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक गुजारिश करूं कि अगर हम निकले हैं तो हम इसलिए निकले हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इनका मजीद रहना जो है वो इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए खतरनाक साबित होता चला जा रहा है। अगर आप महंगाई को देखें तो 100% खाने पीने की चीजों के अंदर महंगाई है। आम आदमी से जरा पूछ कर देखिए, कोई 150% से ज्यादा जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, 350% गैस की कीमत में, दवाइयों को अगर देख लें, पेट्रोल को देख लें, तो इसलिए हम इनके खिलाफ निकल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कल की घबराहट थी इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने बयान दिया कि मैं अगर निकला तो बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, खतरनाक तो है, लेकिन अगर आप तो क्या चौधरी साहब वो आपसे घबरा रहे थे, और आज टोकन है, आज उसका टोकन भी आ गया। नहीं चौधरी साहब, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकदाम से घबरा रहे हैं या अपोजिशन से घबरा रहे हैं, या घबराने की वजह कुछ और है? जी, वो घबरा किससे रहे हैं? जब आपको घबराहट महसूस हो रही है तो आपकी नजर में किससे घबरा रहे हैं? अपोजिशन से, खुद से, या अपने साथियों से, या किसी और से? ये जब हालात एक टाइम देखा, मैं एक कारकुन के तौर पर
मैंने बहुत सारी हुकूमतें बनती बिगड़ती देखी। एक वक्त होता है आप पे, आप मट्टी को हाथ लगाते हैं सोना बन जाता है। सही। फिर फिर आप पे एक वक्त आता है आप सोने को हाथ लगाते हैं वो मट्टी बन जाती है। इस वक्त तो इमरान खान ये दूसरी फेज में दाखिल हो चुके हैं। आप उनके अपने साथी उन पे असेंबली में खड़े होकर तनकीदें कर रहे हैं, पार्टी इजलासों के अंदर जो हो रहा है, जो प्रेशर बन रहा है, जो लेकर आए थे वो समझ रहे हैं कि ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। जो इस मुल्क के लोग हैं वो कोई आप किसी कैमरे को बाहर भेजें वो बातें नशर करने वाली नहीं होती जो लोग कहते हैं। तो अपोजिशन भी मैं समझता हूं कि हमने जो प्लान दिया था अगर उस पर अमल दरामद पहले कर लिया जाता, अब आए हैं सारे कि सीटें देने भी गलत थे और अब आए हैं कि बिल्कुल इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं, पीपल्स पार्टी ने ये तो नहीं किया कि कोई सहारा लिया है 23 मार्च को आगे रमजान का सहारा दिया, हमने तो टाइम दिया है और उसके लिए प्रेपरेशन शुरू कर दी है पाकिस्तान पे। जब ये प्रेशर नीचे से बढ़ेगा तो ऊपर से क्रैक्स जो हैं विद इन द पीटीआई और जो इत्तेहाद है उनके अंदर मजीद बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम सड़क को और पार्लियामेंट को आपस में जोड़ने में कामयाब हो गए तो ये मार्च, ये एहतजाजी तहरीक कामयाब हो जाएगी, जिसका हमें बहुत यकीन है। क्योंकि हम आपने कहा कि अगर मुत्तहिद हो गए तो ये कामयाब हो जाएगी। पीडीएम जो है वो कहती है कि हमारा जो मार्च है वही असल मार्च है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ आ जाए। अगर आप चाहते हैं ये इकट्ठे हो जाए तो फिर आप क्यों नहीं दोनों मिलकर एक मार्च कर लेते? देखिए जरदारी साहब ने ये बात तो की है, उन्होंने इस आइडिया को फ्लोट तो कर दिया है, वो भी हमेशा हम ही करते हैं। पहले ये कहते थे ज़मीनी इलेक्शन का बाइकआउट करें, हमने कहा हिस्सा लें, उसका नतीजा निकला गवर्नमेंट एक्सपोज होगी। फिर सेनेट का इलेक्शन बाइकआउट कर दें, हमने कहा नहीं हिस्सा लें, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ा। फिर हमने जो भी हमारी स्ट्रेटजी थी, इस्तीफों से इनको मना किया, आप वो बात मान गए। उस वक्त हम कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, उस वक्त हालात थे। अगर आप पंजाब में ले आते तो एक आपने ईंट निकालनी होती है ना, अगर पंजाब में नो कॉन्फिडेंस हो जाता उस वक्त तो ये गवर्नमेंट तो एक हफ्ते की मार। तो अब वो मेरा ख्याल है उस बात पे आ गए हैं। जरदारी साहब के फार्मूले को मान लिया मौलाना साहब ने? जी नहीं, मुझे नहीं इस बात का इल्म, लेकिन मैं राना साहब ये बात कह रहा हूँ कि अगर देखिए ना उनके फार्मूले को मान ले तो आगे तो रमजान शरीफ है, फिर वो तो टोकन एहतजाज है। यानी अगर जरदारी साहब के फार्मूले को मौलाना मान लेते हैं तो फिर बेहतर तो हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद जो है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नुक्ता पहले से ही मान लिया जाता तो सूरत हाल मौजूदा दौर में कुछ और होती, फ़ज़ा कुछ और बन चुकी होती। लेकिन अगर अब भी माना जा रहा है तो बेहतर फ़ज़ा कायम हो सकती है। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर शी मंजरनामे और सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे बागों के शहर लाहौर की, जिसे कुछ दिन कबल लहूलुहान करने की कोशिश की गई, जाने भी गईं, ज़ख्मी भी हुए, कुछ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में आई। सहूलतकार के नाम पे उन्हें गिरफ्तार किया गया। तहकीकात के बाद पता चला कि वो वहीं के मजदूर थे, लेकिन फिर मुख्तलिफ जावियों से इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ाया गया। वज़ीर दाखिला ने इशारा भी दिया कि हम एक शख्स के पीछे हैं। अब असल मुल्ज़िमान तक पुलिस पहुंच चुकी है, तहकीकात में पेशरफ्त भी हुई है। किस जाविये से ये तहकीकात की गई, किस तरीके से असल मुल्ज़िम तक पहुंचा गया, बीच में कौन से सहूलतकार सामने आए, इस केस के तमाम जावियों पे नज़र डालेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सानेहा अनारकली, असल मुल्ज़िम तक क्या पहुंच पाई है पुलिस, और पहले जो सहूलतकार के नाम पे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे क्या तफसीलात हासिल की गई, जिसके बाद पता चला कि ये सहूलतकार नहीं है? या सर, वो तीनों मजदूर थे और सामने बिल्डिंग में काम करते थे और रूटीन से वहाँ पे आए हुए थे। उनसे तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। अब हम दिखाते हैं अपने प्रोग्राम में वो तस्वीर जो असल मुल्ज़िम की है, साथ आपको तफसील बताते हैं। देखें, हमने हमेशा, ये है असल मुल्ज़िम। या सर, ये शख्स जो है, ये वो तस्वीर है जिस तक पहुँचने जा रहा है। ये है वो असल मुल्ज़िम। एक्सक्लूसिव हमारे पास ये तस्वीर इस वक्त मौजूद है। अच्छा, ये मकरानी है। या सर, मकरानी शेब है इसकी सारी। ये शख्स फुटेज में जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये शख्स जो है, ये उसकी तस्वीर है जो मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ, जिस पे इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारों ने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन किया। ये शख्स जो है, इसके हाथ में 2 चीज़ें होती हैं, एक शॉपर बैग है,
एक हाथ में इसके बैग है, ये वहां पे आता है, आकर ये एक रेहड़ी के पास जाता है जिसके ऊपर जराबे, दस्ताने, ये छोटी छोटी चीजें रखी हुई। अब पहले ये वहां बैग रखने लगता है, वो रेहड़ी वाला जो है वो उसकी तरफ गौर से देखता है तो ये वापस चला जाता है। कुछ फासले पे जाके ये अपने शूज जो है उनके तस्मे खोलता है। तस्मे खोलने के बाद दोबारा अब ये उसी रेहड़ी के पास आ रहा है, वहां पे आके ये बैग रेहड़ी के नीचे मतलब पास नीचे खड़ा होता है, वहां पे रख देता है, और शॉपर बैग जो है व्हाइट कलर का ये रेहड़ी के ऊपर रख देता है। और उसके बाद ये नीचे बैठ के बहाना बनाता है कि क्यों रखा है, नीचे बैठ के तस्मे अपने बांधने शुरू कर देता है। ब्लैक कलर का इसने मास्क पहना हुआ है, ब्लैक कलर की इसने टोपी पहनी हुई है, स्याह इसका रंग है। अब नीचे जब ये तस्मे बांधता है, तस्मे बांधते बांधते ये तस्मे बांधते साथ ही हाथ से ये वो जो बैग है ये उसको रेहड़ी के नीचे करता है। उसके बाद ये पाँव मारता है, पाँव मार के बैग को रेहड़ी के नीचे कर देता है, और उसके बाद वो वाइट शॉपर पकड़ता है, वहां से चला जाता। अब ये शो नहीं होने देता किसी सूरत में भी कि बैग नीचे है। अब वहां से जैसे ये निकलता है साथ एक रिक्शे में बैठता है, उसके बाद ये लाड़ी अड्डा चला जाता है। अब हैरत अंगेज बात ये है कि इसको गाइड करने वाले जो भी लोग थे वो इसको हदायत होती है कि तुमने अपने चेहरे से मास्क नहीं उतारना। बलाल यासीन के वाकये में आपको पता है, जैसे ही वो निकले और जैसे वहां से आगे गए तो मास्क उतार दिया उन्होंने ना। अब इसको जिसने भी गाइड किया कि मास्क नहीं उतारना, ये मास्क नहीं उतारता, लाड़ी अड्डे तक जाता है, वहां से जाके ये गायब हो जाता है, कैमरों में नहीं आता। लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग दे दूं, वो कैमरों में आ चुका है, और पुलिस इसके और हमारे हसास दारे जो है इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। जब ये मैं तस्वीर सामने ला सकता हूं तो ये बाकी तफसील हुई है। और ये वो ग्रोह है, ये वो ग्रुप है जो पहले भी अनारकली में 2 धमाके कर चुके हैं, जो पहले भी अनारकली में 2 धमाके कर चुका है। माजी में जो 2 धमाके, एक फूड स्ट्रीट में अनारकली में, एक उससे आगे हुआ था, ये 2 धमाके ये पहले भी कर चुका है। ये वही ग्रुप है, और इसका मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह वहाँ आया, कहाँ गया, आगे से कहाँ गया। ये जो तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको नज़र आ रही है, ये 92 हमारे प्रोग्राम द लास्ट आउट में ये तस्वीर उस मुलज़म की है जिसने वहाँ पर बैग रखा। ये बैग रखने के बाद ये वापस जाते हुए उसकी तस्वीर है। इसमें आपको नज़र आ सकता है चेहरा ब्लैक इसलिए थोड़ा सा किया गया है जानबूझ के, ताकि इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारे जो हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से कर सके। मकरानी टाइप इसका चेहरा है, और 19 से 20 साल या 21 साल तक इसकी एज है, और इसका कद आपको नज़र आ रहा है। ये वो शख्स है जिसने फूलों के शहर को लहू लहान करने की कोशिश की थी। साहब, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इसके पीछे मास्टरमाइंड इंडिया, शेर रशीद साहब भी कह चुके, हम भी पहले प्रोग्राम में कह चुके थे, और बिल्कुल क्लियर है इसमें। चले, वो आपने भी कुछ दिन पहले गुफ्तगू की थी, वो पहले मुलाहिजा कर लेते हैं इस वाक़े को लेकर। इसकी तहकीकात जब उस वक्त हो रही थी तो वो क्या तहकीकात में हकाइक सामने आए हैं आज तक, इसकी जो हमने डिटेल उस दिन दी थी ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए। वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि जनाब ये सारा मामला जो है ये टीटीपी और हमारा अब उनसे सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, और उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है, और ये भी साबित हो गया है कि टीटीपी ने ये काम, ये सारा कुछ जो है ये बाकायदा रा के कहने पे किया है। ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, 2-3 दिन बाद आपको ये चीज़ें मीडिया पे नज़र आ जाएंगी। राणा साहब, अब शेख साहब भी कह चुके हैं कि इसके पीछे भारत ही है, तो मंतकी अंजाम तक ये केस कब तक पहुँचने के इम्कान हैं? देखिए जी, मंतकी अंजाम तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन पाकिस्तानियों ने, जराइम पेशा लोगों ने पैसे लेकर ये काम किया है, उनका जिस सूबे से तल्लक है, वो जिस कालादम तंजीम से तल्लक रखते हैं, उनकी जहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, लाहौर के अंदर उनके जो रूट्स थे, उन तमाम को ब्रेक कर दिया गया। और उन ब्रेक होने के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, और उनको कहाँ से पैसे मिलते थे, कौन पैसे देता था, ये तो शेर रशीद साहब 2 दफ़ा कह चुके हैं कि फिर भारतीय चीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब इसका किससे तल्लक है ये सामने आ जाएगा। हमने तो एक चीज़ सामने ले आए कि वो एक्सक्लूसिव तस्वीर, वो एक्सक्लूसिव फुटेज जो किसी के पास मौजूद नहीं थी, हमने आवाम तक पहुंचा दी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।